हमारी सीरीज चल रही है प्रकाश सिंह जी की बुक द वाइडेस्ट स्पोर्ट ऑफ ऑल। पिछली कहानियां प्लेलिस्ट में है। हमारी नई कहानी है अनयूजुअली एग्रेसिव टाइगर। अब जनरली टाइगर अगर शिकार करके बैठे होते हैं और आसपास कोई हलचल या आहट सुनाई देती है तो जनरली वहां से भाग जाते हैं। ऐसे भी केसेस हुए हैं कि गांव वालों ने एक झुंड बना के टाइगर को खदेड़ दिया उसके शिकार से। कई बार ऐसा भी हुआ है कि शक्तिशाली पशु अपने सींगों के दम पे बच गया टाइगर से। लेकिन जब टाइगर इसके विपरीत व्यवहार करता है यानी ढीठ बन के दिखाता है तो वो एक रेयर केस होता है। और जनरली वो रेयर केस होते हैं जब मेल टाइगर फीमेल टाइग्रेस के साथ होता है यानी मेटिंग पीरियड के दौरान तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, या फिर घायल टाइगर होता है, गुस्से से पागल होता है, या एक टाइग्रेस अपने बच्चों की रक्षा कर रही है या फिर उन्हें ट्रेनिंग दे रही है शिकार करने की। उस दौरान वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती है और कोई दूसरा वहाँ पर आ जाए ये उसे बर्दाश्त नहीं। अब प्रकाश सिंह जी बोलते हैं कि पिछली दो कहानियों में मैं घायल टाइगर्स के बारे में बता चुका हूँ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे टाइगर के बारे में जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था। अब हमारे शिकारी या फिर स्काउट्स जंगल के अंदर पता करने गए थे और जब वो लौट के आए और टाइगर के साइज के बारे में बताया तो बाकी के शिकारियों की हिम्मत हिल गई। और जब मैं खुद गया और जब मैंने पगमार्क देखे तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जो मेरे शिकारी कह रहे थे वो गलत नहीं था। वो कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहे थे। हमारे एक पुराने फैमिली फ्रेंड थे और बड़े ही इम्पॉर्टेंट व्यक्ति थे हमारी फैमिली के लिए। एक बार उन्होंने कैंपिंग की थी जहां हम कर रहे हैं उससे थोड़ी दूरी पर। अब वो यहाँ पर कैंपिंग करके चले गए थे लेकिन उनका भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा था। उन्हें टाइगर का अता पता भी नहीं चला था क्योंकि अब हमें पता चल गया था तो मैंने उनको संदेशा भिजवाया। अब मैंने कैंप की रिपेयरिंग भी करवा दी क्योंकि मुझे इंतज़ार था अपने उन फ्रेंड का जो कि थे मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। अगले दिन वो आए, पूरे जलवे के साथ आए। उनके नौकर चाकर, अर्दली, फोटोग्राफर, शिकारी सब उनके साथ थे। करीब करीब ऐसा माहौल था जैसे कि वो सेना के जनरल हों, हालांकि वो थे भी। अब वो ऑन ड्यूटी होते थे या छुट्टी पर होते थे, हर वक्त उनका जलवा ऐसा ही बरकरार रहता था। अब हमने दो हाथी मंगाए, हौदे बंधवाए, उन हाथियों पर हम निकल चले उस लंबे चौड़े ग्रासलैंड की तरफ जो कि नदी के किनारे था और जहां पर देखे गए थे पग मार्क्स। अब जो हमारा शिकार था वो अग्रेसिव टाइगर, उसकी दहशत यहाँ पर कायम थी। यहाँ जंगली जानवरों को तो मारता ही था, गांव वाले जो अपने मवेशी चराते थे वो उन्हें भी नहीं छोड़ता था। सारे अपने मवेशी लाने में डरते थे। जब हम निकलते थे अपने हाथी लेके यहाँ से अक्सर हमें घबरा कर भागते हुए मवेशी दिख जाते थे, यानी कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ना कुछ देखा था। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब हम अपने हाथी लेके गए तो हमें मवेशी भागते हुए नजर आए। हमारे महावत ने हाथियों को वहीं रोक लिया। अब नदी इस ग्रासलैंड में बल खाती हुई जा रही थी। हाथियों को उन नदी के किनारे ही खड़ा किया गया था। वहां पर कुछ खुले इलाके भी थे। गांव वालों ने घास के मैदानों में आग लगा दी थी ताकि पुरानी घास खत्म हो जाए, नई घास निकल के आए जो कि चाव से खाते थे उनके मवेशी। अब मैं उत्सुक था और थोड़ा आगे जाने के लिए क्योंकि जो मेरे मेहमान आए थे या फिर जिन्हें मैंने संदेशा दे के बुलाया था उन्हें मैं दिखाना चाहता था वो जगह जहां मैंने देखे थे टाइगर के पग मार्क्स। मुझे लग रहा था कि ये जो जानवर डर गए हैं ये डर गए हैं हमारे हाथियों को देख के, लेकिन सच्चाई इससे उलट थी। वो जानवर हाथियों को देख के नहीं डरे थे और वो हमें मालूम चला जब हम घास के अंदर एंटर हुए। अब जानवरों का झुंड तो भाग गया था लेकिन ऐसा लगता था कि कोई ढीठ जानवर था जो कि अभी भी जंगल के अंदर था क्योंकि उसके गले की घंटी हमें सुनाई दे रही थी। अब हमारा हाथी बढ़ता गया
हमें वो जानवर नज़र तो नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और वो जो घंटी की आवाज़ भी थी, वो एक सुर में नहीं थी। यानी ऐसा नहीं लग रहा था कि जानवर एक जैसा ही सर हिला रहा है। और जब गाय चढ़ते वक्त गर्दन हिलाती है या फिर अपने आप घंटी बजती है, वो आवाज़ अलग होती है। आज की आवाज़ अलग थी। अब महावत ने हाथी को एक जगह पे खड़ा किया। हम में से एक हाथी के हौदे पर खड़ा हो गया ये देखने के लिए कि वहाँ नज़ारा क्या है, क्योंकि खड़े होके वो दूर तक देख सकता था। लेकिन उसके चेहरे की निराशा बता रही थी कि उसे कुछ भी नहीं दिखा था। तो फिर मैं खड़ा हुआ, अपनी आंखों पर जोर दिया, चारों तरफ देखने की कोशिश की, अपनी आंखों को उस जगह पर केंद्रित करने की कोशिश की जहां से वो आवाज आ रही थी, घंटी की। अब जैसे जैसे घंटी की आवाज आती थी, ऊट पटांग घंटी की आवाज, कभी ज्यादा कभी कम, वैसे वैसे वहां की घास भी हिलती थी। अब ये बात क्लियर हो गई थी कि घास के अंदर कोई ऐसी चीज है जो घास को धक्के मार रही है, उठा उठा के पटक रही है। अब मुझे खेला समझ में आ गया था। टाइगर ने जैसे ही मवेशी को मारा था, हम वहां पर पहुंच गए थे। उसको मारने की प्रक्रिया के दौरान जो टाइगर उसकी गर्दन को यहाँ से वहां हिला रहा था, उसमें उस मवेशी की गर्दन में बंधी हुई घंटी बज रही थी। अब हमारे सामने सारी बातें क्लियर हो गई थी। क्यों मवेशियों का झुंड वहां से भागा था, किस वजह से लगातार घंटियों की आवाज आ रही थी। अब हम चुपचाप बैठ गए। हम चाहते थे कि टाइगर सेटल हो जाए, क्योंकि वहां से वो खींच के दूर तक ले जाए शिकार को, ये संभव नहीं था। जितना बड़ा टाइगर होता है, उसके अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उतनी ही ज्यादा होती है। यानी कि उतना ही ज्यादा चालाक और उतना ही ज्यादा समझदार होता है। अब पूरी सावधानी के साथ हमारे महावत ने हाथी को उस दिशा में बढ़ाने की कोशिश की जहां घास बीच बीच में हिल रही थी। घंटी की आवाज बंद तो हो गई थी, कभी कभी आ जाती थी। अब मैंने अपने गेस्ट या फिर आदरणीय गेस्ट से बोला कि पहला शॉट आप ट्राई करें। लेकिन इसके पहले कि हम निशाना लगाएं, अचानक से घास जोरदार तरीके से हिली। टाइगर उछला, उछलते हुए दूर गायब हो गया। अब दोनों हाथी उस जगह पर पहुंच गए जहां पर अभी अभी मरी हुई गाय पड़ी थी। वहां खून पड़ा था, बहुत ज्यादा संघर्ष के निशान भी पड़े थे। टाइगर ने उस गाय की जुगुलर वेन काट दी थी। खून अभी भी रिस रहा था, यानी कि थोड़ी जान अभी भी बाकी थी। अब हाथियों को आदेश दिया गया कि उस तरफ चलो जिस तरफ गया है वो टाइगर। अब जब हम दूसरी जगह गए तो वहां का जो दृश्य हमारी आंखों के सामने था, वहां पर भी मुड़ी तुड़ी घास थी और एक गाय वहां पर भी मरी हुई पड़ी थी। थोड़ी देर पहले ही उसे मारा गया था, अभी खून शायद निकलना रुका ही था। यानी कि टाइगर ने इसको भी अभी अभी ही मारा था, हमारे आते वक्त ही। अब टाइगर ने एक के बाद एक दो शिकार क्यों किए, इसका जवाब हमें नहीं मिल रहा था। अब जब हम घास के अंदर टाइगर को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे तो हमें उसी कंडीशन में एक तीसरी गाय मिली। अब हमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। एक एक दर्जन मीटर की दूरी पर तीन गाय पड़ी हुई थी। तीनों को टाइगर ने मारा था। अब ऐसा लग रहा था कि जब मवेशियों का झुंड यहाँ पर चल रहा था तो टाइगर ने किसी एक गाय पर हमला किया होगा, लेकिन बाकी गायें अपने साथी को बचाने के लिए टाइगर की तरफ आई होंगी और गुस्से में टाइगर ने दो और गाय मार दी होंगी। फिर गायों में भगदड़ मच गई होगी। अब सुबह जब हम हाथियों से निकले थे तो हमने ये नहीं सोचा था कि हम देखने जा रहे हैं सामूहिक हत्याकांड, जिसे कि किया है बहुत बड़े और बहुत ज़्यादा साहसी और बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले टाइगर ने। अब सामने जो बड़ी बड़ी घास थी, टाइगर उसके अंदर हो, इस बात की पूरी संभावना थी, क्योंकि टाइगर अपने शिकार को छोड़कर दूर नहीं जाता है, आसपास ही कहीं लेटा रहता है। और यहाँ तो उसने कई शिकार किए थे। अब आगे बढ़ने की प्रक्रिया के दौरान हमें तीन शिकार और मिल गए थे, यानी कि टाइगर ने तीन नहीं, छह गाय मारी थी। एक अपने शिकार के लिए, पांच गुस्से में बदला लेने के लिए। अब हमने कैंप से और शिकारी बुलाए, तीन फायरिंग लाइन बनाई और ये सब कुछ किया हमने आहिस्ता आहिस्ता। अब क्योंकि इलाका बहुत बड़ा था घास का, तो जो हमारे आदरणीय मेहमान थे उनका हाथ ही खड़ा किया गया फर्स्ट फायरिंग लाइन में।
बाकी के हाथी हांका करने वाले यानी कि बीटर्स के साथ आवाज करते हुए टाइगर को हाँकने के लिए बढ़े। सस्पेंस और एडवेंचर बढ़ता जा रहा था। जब पहली बीट क्लियर हो गई, उसके बाद अगली घास को बीट करने के लिए हाथी और शूटर अपनी अपनी पोजीशन ले रहे थे। अब जैसे ही दूसरी बार बीट शुरू हुई, टाइगर एकदम तेजी से निकला, कूदते हुए, छलांगे मारते हुए आगे भाग गया। हमारे जो आदरणीय गेस्ट थे, उन्हें गोली चलाने का टाइम नहीं मिला। लेकिन जो टाइगर को छलांगे मार के निकल के जाते वक्त हमने उसे देख लिया था, उसका जो बड़ा साइज था, उससे हमारे शरीर में सिहरन सी उठ गई थी। हमारा दिल जोर से धड़कने लगा था। काफ़ी समय लगा हमें अपने आप को नॉर्मल करने के लिए। अब जब तीसरा और आखिरी पैच था जहाँ पर बीट स्टार्ट करनी थी, वहाँ पहुँचने के पहले हमारे आदरणीय गेस्ट का फोटोग्राफर एक जगह बेहोश पड़ा मिला। उसको एक जगह खड़ा किया गया था ताकि वो अच्छी अच्छी फ़ोटो ले सके। उसकी ये हालत इसलिए हो गई थी कि जब उसने टाइगर को छलांगे मारते हुए देख लिया था और इतना बड़ा टाइगर उसके इतने नज़दीक है, इस कल्पना ने उसके शरीर को हिलने डुलने से मना कर दिया था। अब दिमाग था कि तैयार नहीं था कोई भी आदेश देने के लिए उसके शरीर को, और अगर दिमाग कोई आदेश देता भी तो शरीर के अंग उस आदेश को मानते नहीं, क्योंकि उनका एक ही जवाब होता, हमसे ना हो पाएगा। अब क्योंकि ऊंचाई से वो गिरा था हाथी से, उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। हड्डी साफ टूटी हुई दिख रही थी, एक हड्डी तो सफेद रंग की नजर भी आ रही थी। लेकिन हमारे मित्र जिनका कि माइंड था मिलिट्री माइंड, वो वहां पर रुकने के लिए तैयार नहीं थे। उनके दिमाग में तो था सिर्फ वो टाइगर। मैंने अपने कुछ आदमी छोड़ दिए उस आदमी की तीमारदारी और इसके इलाज का इंतजाम करने के लिए, और हम आगे बढ़ चले। अब जो हमारे गेस्ट वाला हाथी था वो उस जगह पे पहुंच चुका था जहां से फाइनल शॉट ले रहा था कमांडिंग लाइन से, और जो बीटर्स थे जो कि दूसरे हाथी में थे और पैदल भी थे, नजदीक आते जा रहे थे। टाइगर के पास ज्यादा कुछ बचा नहीं था। एक बहुत बड़ा जानवर हमारी राइफल के सामने प्रकट हुआ, ऐसी जगह से जहां से कभी हमने उम्मीद नहीं की थी। घास से बाहर निकलता हुआ टाइगर उछलता हुआ, लंबी छलांगे मारता हुआ ग्रासलैंड में आगे बढ़ रहा था। उसका इरादा था जंगल की तरफ जाने का। हमारे आदरणीय गेस्ट ने कुछ लंबे निशाने मारे, लेकिन गोली वहां तक कैरी नहीं कर पाई, और इस वजह से हमारा वो टाइगर, मेरी जिंदगी का जो सबसे बड़ा टाइगर था, उसे मौका मिल गया वहां से निकल जाने के लिए और जंगल में राज करते रहने के लिए। और मेरा ये मानना था कि ये जो आज़ादी उसे मिली थी, इस आज़ादी को वो डिज़र्व करता था। तो दोस्तों, इसी के साथ एंड हुई हमारी छोटी सी कहानी। हमारी नई कहानी में फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।